आज के हमारी वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम थ्योरी से बाहर निकलेंगे और प्रैक्टिकल पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कोड कंसेप्ट के बारे में कि कोड कंसेप्ट हमारा क्या है, किस तरह से हम कोड को यूज करते हैं, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हम जब प्रोग्रामिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हम वर्कबुक क्यों लगाते हैं, हम प्रोग्रामिंग में जब वर्कशीट क्यों लगाते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हमने आपसे पूछ लिया कि आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी पिछली क्लास की रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है, उसके बाद शुरू करते हैं। 5 मिनट का टाइम हो देते हैं। वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। क्या होता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, मतलब कि वीवीई जैसे वीवीई विजुअल बेसिक स्टूडियो जो होता है, चाहे .NET होता है, उसके तरह किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है। तो क्या बनाता है? तो हम बनाते हैं इस वीवीए से 3 चीज़ें। पहला है मैक्रोज, दूसरा है फंक्शन, तीसरा है आपका यूजर फॉर्म। तो मैक्रोज क्या हुआ? एक तरह से ऑटो पायलट हुआ कि अगर कोई काम आपको करना है तो जस्ट ट्रिगर कीजिए, ये अपने आप बना देगा। फंक्शन मतलब जैसे वी लुकअप, एच लुकअप फॉर्मूला होता है, ऐसे फॉर्मूला हम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका आता है यूजर फॉर्म। तो यूजर फॉर्म के जरिए हम पॉपअप बनाते हैं, जिस तरह का पॉपअप होता है वो बनाते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल हम कब करते हैं। देखिए, 2 सिचुएशन में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। पहली सिचुएशन होती है आपकी रिपीटेड वर्क, एक ऐसा काम जो मुझे बार बार करनी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंदी होने के कारण मैं नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि हर बार जब भी उस काम को करते हैं तो हमें घंटे 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो ऐसा काम जिसको हमें बार बार करनी हो, उस काम को हम वीवीए के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड वर्क और दूसरा आता है आपका लेंदी वर्क। तो 2 सिचुएशन में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। पहला रिपीटेड वर्क, दूसरा एक ऐसा काम जो एक ही बार है, आज के बाद वो नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा लेंदी है कि उसको करने में हमारी हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे काम को हम करते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड वर्क एंड लेंदी वर्क 2 चीज़ों में हम यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था कि डेवलपर के अंदर माइक्रो सिक्योरिटी में यहाँ आपका माइक्रो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है सबका। अब डिसेबल होने के कारण जब भी कोई इस माइक्रो का इस्तेमाल करेगा तो उसको क्या होगा, बार बार पूछेगा पॉपअप के जरिए कि डू वांट टू अनेबल माइक्रो, और सिक्योरिटी वार्निंग मतलब सिक्योरिटी अलर्ट जो होता है उस तरह का अलर्ट आएगा। तो जो माइक्रो में फैमिलियर है, जो जानते हैं तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जिनको माइक्रो में उतना नहीं ज्ञान है माइक्रो का, तो वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग तो आपको बोलेंगे ना कि हाँ माइक्रो के अंदर कोई वायरस आ गया है यार, सही से देख ले वगैरह वगैरह। क्या? इसलिए जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक आप उस फाइलों पे माइक्रो का यूज करने से बचे जो काफ़ी लोगों को ट्रेवल करती है, मतलब कि हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसको भेजनी पड़ती है। ऐसे माइक्रो को भेजने से बचे, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा। चलिए अब बात करते हैं माइक्रो यूज करने से पहले क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको डेवलपर टैब चाहिए होगा। तो फाइल के अंदर ऑप्शंस में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन,
और यहीं पे आपको डेवलपर का टैब यहाँ से अनचेक्ड होगा, इसको चेक करना। मतलब कि वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करने के लिए आपको एक्सेल में किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपर टैब के बाद एक काम और करना है, अपनी माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना है। ये ना करेंगे तो आपकी पीसी पे ही माइक्रो बार बार अनेबल का मैसेज देगा, जब तक अनेबल ना करेंगे तब तक नहीं करेगा। उसके बाद आप जो भी माइक्रो पे काम करने जा रहे हैं उस माइक्रो फाइल को सेव करेंगे, वो भी एक माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा कि गलती से किसी भी फाइल को अगर आपने सेव कर दिया .xls में तो आपकी माइक्रो प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएंगी। इसलिए फाइल को हमेशा सेव करना है एक्सेल माइक्रो वर्कबुक के अंदर। किसमें सेव करना है? एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक के अंदर। इसका ध्यान आप जरूर रखेंगे और मोस्टली स्टूडेंट इस चीज का गलती करते हैं, सो आप इसका गलती ना करें। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब जब माइक्रो प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ, तो ये जो दिख रहा है आपको विजुअल बेसिक, इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया सिस्टम खुल के आएगा। ये होगा VBE विजुअल बेसिक एडिटर। और हमने बोला कि कोई इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेल के साथ प्री इंस्टॉल होता है। किसके साथ इंस्टॉल होता है? एक्सेल के साथ प्री इंस्टॉल होता है, इसलिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब माइक्रो प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ? तो हम इंसर्ट में आएंगे और एक नया मॉड्यूल ऐड करेंगे और यहाँ प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें माइक्रो बनाना होगा, तो माइक्रो के लिए लिखेंगे सब और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए। हमने लिख दिया टेस्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज। नाम में दो चीज ध्यान रखिएगा, किसी तरह के स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जैसे कि डॉट, डैश, कॉमा, प्लस, माइनस नहीं कीजिएगा। एक नाम के दो माइक्रो नहीं बनाइएगा। और माइक्रो के अंदर में 3 राज 1 राज, इस तरह 3 कैरेक्टर और नंबर नहीं लिखिएगा। 3 तक कैरेक्टर एंड नंबर नहीं लिखिएगा, इसका ध्यान आप रख लीजिए। हाँ, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। अब हम माइक्रो जो बनाएंगे वो बाहर मुझे माइक्रो लिस्ट पे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको रन करके हम ट्रिगर कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कोडिंग क्या करें। देखिए, जो भी कोडिंग करेंगे सब और एंड सब के बीच में होगा। याद रखिएगा, न इससे ऊपर होगा न इससे बाहर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक मैसेज पब्लिश कर रहा हूँ, MSG बॉक्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय IPT एक्सेल स्कोर। ठीक है। अब मैं इस मैसेज को रन करूंगा, यहां जाके मैं यहां पे रन करूं तो मैसेज प्लेट होगा। ठीक है। तो आपको माइक्रो बनानी है, सब और जो माइक्रो नेम है एंड सब के बीच में कोडिंग लिखना है। और रन करने के लिए आप यहां से भी रन कर सकते हो या फिर आप अपने एक्सेल फाइल में जाके भी रन कर सकते हो। ठीक है। यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई पूछना है कुछ? चलिए, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ प्रोग्रामिंग करेंगे क्या। तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको एल्गोरिथम फॉलो करना पड़ेगा। तो एक पहले आपको एल्गो बनाना पड़ेगा। जैसे, क्योंकि एक मिनट मैं 2 स्क्रीन करता हूँ। मैं यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ ले लिया VBA, नहीं VBA उल्टा कर दिया, यहाँ ले लिया मैंने VBA, यहाँ ले लिया एक्सेल। ठीक है। कोडिंग और एग्जाम दोनों दिखेगा।
तो मुझे एक मैक्रो बनाना है। क्या है? जैसे मैं यहाँ पे नेम लिखूं, यहाँ पे सिटी लिखूं और यहाँ पे अमाउंट लिखूं, नेम सिटी अमाउंट, और फिर इस एरिया को सिलेक्ट करके और होम में जाके इसको से बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर दूं और फिर यहाँ पे टोटल करूं और यहाँ पे इसका सम करूं। मान लीजिए एक फॉर्मेट बनाने का मुझे एक चाहिए, मैं करूँ तो पहले इसका एल्गो तैयार करें। एल्गो में क्या होगा कि एक ऐड न्यू फाइल, ऐड सीट as a data, select A1, enter name, select B1, enter city, select C1, enter amount, select A1 से C10, apply all borders, select A10, enter total, select C10, apply sum, स्टार्ट भूल ही गया, स्टार्ट करता। अब एक क्या है, बोले सर एक क्या कर दिया आपने? देखिए ये है हमारे स्टेप एल्गोरिथम। जब तक आपको ये ना पता हो कि कोडिंग क्या करनी है, उसमें आप क्या कोडिंग करेंगे? आपको पहले कोडिंग पता तो होनी चाहिए ना, क्या वो करना क्या है। अब बोले सर मुझे पता है ये सब चीज़ करना है, चलो ठीक है, आप अपने लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो दैट इज गुड, आपको पता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट जो बना रहे होंगे वो किसी और के लिए बना रहे होंगे और उसने आपको इंस्ट्रक्ट किया होगा। अब उसके इंस्ट्रक्ट जो उसने आपको किया, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि वो सारी चीज़ें याद थोड़ी रहेगी आपको। क्या बोल रहे हैं? वो याद रहेगी? भूल जाएंगे आप। तो ऐसी इसीलिए हमने यहां पे आपको एल्गोरिथम बनाने की बात की, ताकि आप एक एक स्टेप जो है आप वहां पे नोट करेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप को क्या करेंगे? नोट करेंगे और उसी के हिसाब से अब हम कोडिंग करेंगे। चलिए अब कोड यहां पे सबसे पहले स्टार्ट मतलब कि हम माइक्रो बनाएंगे। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है ना, एक तो हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो का प्रोजेक्ट किया था, तो ये हमारी दूसरी प्रोजेक्ट है। तो यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट, यहां पे सब्जेक्ट प्रो अंडरस्कोर 2, मतलब दूसरा प्रोजेक्ट। तो हमने स्टार्ट हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ऐड न्यू फाइल। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि VBA के अंदर में मेजरली 4 वर्ड से स्टार्ट होता है। पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है वर्क बुक्स, तीसरा है शीट्स, चौथा है रेंज। तो इन चारों से ही यूज होता है। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। अब जैसे ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच का, तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या करते हैं कि जो आप पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन लेते हैं। क्या ये लेते हैं ना सर, नाउन या प्रोनाउन। उसी तरीके से आपका यहां नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल की जगह पे हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं।
अब इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट से क्लास शुरू करेंगे वो डिपेंड करता है आपका क्या है, मतलब कि आप जो आपका एल्गो क्या कहता है। तो मेरा यहाँ पे एल्गो ये कहता है कि ऐड द न्यू फाइल। अब ये जो एल्गोरिदम है वो इफेक्ट कर रहा है एक फाइल को। फाइल यहाँ पे वर्कबुक होता है। फाइल क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब वो पूरा सॉफ्टवेयर, और फाइल का मतलब वो वर्कबुक। और जो शीट 1, शीट 3, शीट 2 है वो यहाँ पे शीट आता है, और जो सेल होता है A1, B1, C1 यहाँ पे रेंज होता है। तो ऐड ए न्यू फाइल मतलब कि एक फाइल को इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ऐड। तो हमने एक काम कर लिया, हमने एक एल्गोरिथम ऐड कर लिया, एक सीट ऐड कर लिया। अब दूसरा कहता है कि ऐड न्यू एज ए शीट, ऐड शीट एज ए डेटा। उसका नाम डेटा है, डेटा नेम से सीट ऐड करना है। अब थोड़ा सा लिख नहीं पाया, पर अच्छे से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है? एज ए डेटा ऐड करना है, ओके। चलिए, तो यहां पे लिखेंगे शीट्स डॉट ऐड, क्योंकि ये सीट को इफेक्ट कर रहा है इसलिए सीट ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। और साथ में नेम भी चाहिए, तो मैंने नेम इक्वल टू डेटा कर दिया। तो अब डेटा नाम का एक नई सीट ऐड होगा। अब बोल रहा है सिलेक्ट A1, मतलब कि हम रेंज, एक सेल को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेंज होगा। तो यहाँ पे रेंज, अब यहाँ पे लिख देंगे A1 डॉट सिलेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि ये हो, कि इसके पर्यायवाची भी है। जैसे कि अब मुझे जो नाम लिखना है वो जो ब्लैंक जिस पे कर्सर उस पे लिखना है। जो इक्वलिटी के बीच में हमें वो देना है क्या सही क्या शीट नेम्स में इक्वल टू के में जो है वो स्पेस है। हाँ, हमने प्रॉपर्टी है ना, नेम प्रॉपर्टी होता है ना, प्रॉपर्टी में हमेशा इक्वल लगता है। भी बताऊंगा आपको, इसके बारे में बताऊंगा। स्पेस, ये स्पेस है बीच में, स्पेस अपने आप आ जाता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा जो प्रोग्रामिंग करोगे लोअर केस में करो। जैसे मुझे यहाँ पे जो कर्सर है उसको सेल एक्टिव सेल कहता है, तो रेंज का ही एक ब्रांच है जो कि है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मतलब कि जिस पे कर्सर है, दैट इज एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारा लिखा है किस में? स्मॉल में लिखा है। किस में लिखा है? स्मॉल में। तो प्रोग्रामिंग हमेशा स्मॉल या कैप्स में कीजिएगा। इक्वल टू हमने लिख दिया नेम। जब भी कोई कैरेक्टर जो अपने हिसाब से लिखना है, कोई शब्द, जैसे फॉर्मूला में कोई वर्ड यूज करते थे तो आप लोग क्या करते थे? उसको ये कर देते थे ना, क्या बोलते, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते थे ना। तो यहां भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में आपको यहां भी लिखना है। चलिए आगे बढ़े। अब जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, ये देखिए कैपिटल लेटर हो गया। मैं टाइटल केस में चला गया। टाइटल केस में चला गया मतलब कि आपका कोड ठीक है। बट टाइटल केस में अगर नहीं गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी न किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहां पे अगला टॉपिक है, मैं यहां पे सेम B1 C1 है, तो इसी तरह से मैं लिखते जाऊंगा कि रेंज B1 डॉट सेलेक्ट एंड, अब इसको मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पे चेंज कर दीजिए, B1 हो जाएगा और इसके जगह पे सिटी हो जाएगा। और यहां भी सेम, ये हमारा C1 हो जाएगा
और यहाँ पे नेम के जगह पे अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट। तो ये हम कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक पहुँच गए। अब आती है बारी कि पूरा का पूरा सिलेक्शन करना है एरिया को, इस पूरे एरिया को। यहाँ 10 तक, 9 तक ही करना, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 9 तक करना है। 9। तो यहाँ पे हमने लिखा रेंज A1 से लेके C9 डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1। अब देखिए लिखने का क्या कोड का क्या पैटर्न है, इससे पैटर्न भी समझिए। ये पहले आपने ऑब्जेक्ट लिया कि आपका जो इफेक्ट होने वाला है किस पे होने वाला है, फिर आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लोकेशन कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कई बार क्या होता है यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट, जैसे कि वर्कबुक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है या आपका फिक्स ऑब्जेक्ट है आपका, तो उसमें हमें एड्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, मतलब कि पर्टिकुलर सेल की बात हो रही है, तो मुझे यहाँ पे सेल एड्रेस देना पड़ा। देन आता है ये आता है आपका मेंबर, और ये आता है सब मेंबर, और ये आता है मेंबर डिटेल्स। इसी तरह से कोड होता है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिटेल्स, ऑब्जेक्ट एड्रेस, मेंबर, सब मेंबर। अब सब मेंबर जरूरी नहीं होगा, लेकिन मेंबर हो जरूरी है। और उसके बाद आपका क्या करना है, मतलब कि कहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात। तो आप इसको कोडिंग की तरह मत समझिए, ये समझिए कि आप एक्सेल से बात कर रहे हैं। तो एक्सेल से बात, जैसे कोई लैंग्वेज, आप कोई और लैंग्वेज जब बात करते हैं तो वहाँ जो इसका यूज किया होता है वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है सर, हमें बार बार सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं पास करा सकते उसमें? करा सकते हैं, लेकिन अभी आप जो चल उसी पैटर्न लीजिए। तो बच्चा है ना सर, भी आप बच्चे हैं, मतलब कि बीवीए प्रोग्रामिंग में भी आप कब सीख रहे हैं, समझे? तो ये हम कब पास कराएंगे, इसका पूरा ये समझना पड़ेगा ना, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं सर? तो यहां पे हमने बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर के बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब बॉर्डर के बाद अगला आता है सिलेक्ट A1। तो जैसे आपने बोला ना, हम कर सकते हैं कि रेंज A10 डॉट वैल्यू डायरेक्ट डाल दीजिए। बट कर्सर, फिर उस पर कर्सर नहीं जाएगा। तो आपको ऐसा तब करना है जब आपको कर्सर ले जाने की जरूरत नहीं हो। रेंज C10 डॉट फॉर्मूला, हालांकि फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है इसमें, हम वैल्यू पे भी फॉर्मूला पास कर सकते हैं, लेकिन चलिए फॉर्मूला दे देता हूँ। फॉर्मूला इक्वल टू इन्वर्टर कोमा में सम ब्रैकेट ओपन C2 से लेके C9 ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद कोई मैसेज पास कराना है तो MSG बॉक्स यहाँ लिख दीजिए, जॉब इज। यहाँ पर आपने सम को उसमें इन्वर्टेड कॉमा में दिया। देखिए जब भी कोई फॉर्म यानी इसके अंदर कोई भी वैल्यू जाएगी ना सर, वो इन्वर्टर, यहाँ इन्वर्टर कॉमा के अंदर ही जाएगा। तो ये पूरा का पूरा उठाएगा ऐसे और यहाँ पे जाके वो टाइप कर देगा, समझे? ये पूरा का पूरा इस तरह से उठाएगा और यहाँ पे जाके टाइप कर देगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा, समझे? क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत सर? सर
अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार रन करते हैं। अब आपको रन करते समय ऐसा लग रहा है गड़बड़ है, तो आप इसको एक एक लाइन को एक एक करके रन कर सकते हो। एक बार हुआ कि आपने अगर यहाँ से डेवलपर में गया और माइक्रो में जाके पूरा पे क्लिक कर दिया प्रोजेक्ट 2 को, तो पूरा एक साथ रन हो जाएगा। या फिर आप यहाँ डिबग के अंदर स्टेप इन्फो होता है, इसका शॉर्टकट होता है F8, एक एक करके F8 करते जाइए और रन करते जाइए। जैसे यहाँ देखिए वर्कबुक ऐड, एक नया फाइल ऐड हो गया। चलिए एक सीट ऐड हुआ, देखिए डेटा नाम का सीट ऐड हुआ। कर्सर यहाँ पे देखिए, कर्सर A1 पे गया और इस तरह से देखिए पूरा एक एक करके रन हो जाएगा। और ये आपका जॉब इज डन मैसेज दे दिया और ये देखिए आपका हो गया। ठीक है, CF तक ही था, ओके। अब इसको एक बार हटा देता हूँ। अब एक बार मैं रन करता हूँ डायरेक्टली, यहाँ मैक्रोज में गया और इसको जस्ट रन किया, तो 1 सेकेंड में देखिए आपका काम हो जाएगा। हो गया सर, यही पावर है माइक्रो की, कि काम कितना भी लेंदी के ना हो, वो कुछ सेकेंड्स ही लगाता है आपके सामने। कुछ सेकेंड्स के अंदर ही आप देखिए इसने आपका काम कर दिया। ठीक है, समझ में आया सर? तो एल्गोरिदम बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट आपका नहीं किसी और का है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आप क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, उसी स्टेप से हम कोड करेंगे। एक तरह से समझिए कि ब्लूप्रिंट हो जाता है आपके प्रोग्रामिंग का, हर एक स्टेप को आप उसी तरह से फॉलो करेंगे। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम वर्कबुक इस सारे पढ़ते हैं, फिर हर एप्लीकेशन को छोड़ देते हैं, वर्कबुक पे आते हैं। मतलब अब हम आपको बताएंगे कि हम कैसे एक पर्टिकुलर कोड करेंगे, मतलब कि एक को सीखेंगे। और समझिए कि एक तरह से हम एक्सेल को ही बेसिक से सीख रहे हैं। सबसे पहले अगर मुझे नई फाइल खोलनी हो तो कैसे खोलेंगे, तो हमने बताया था आपको कि workbooks.add ये हमेशा कंट्रोल N का काम करता है। ध्यान रखिएगा, किसका काम करता है? कंट्रोल N का। लेकिन मान लीजिए जो मुझे फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला है कि आप यहाँ पे लिखे वर्कबुक्स और फिर उस वर्कबुक का नाम विथ एक्सटेंशन, फिर आप दे सेव एज और फिर लोकेशन कि भाई मुझे ई ड्राइव के अंदर 123.xlsx में सेव करो। ठीक है, अब यहां पे लेकिन मैं चाहता हूं जो वर्कबुक ऐड हुई है ना उसको मुझे सेव करना है। तो ऐसे केसेस में हम लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज और यहां पे डालेंगे ई ड्राइव। तो एक्टिव वर्कबुक का मतलब क्या हुआ? जैसे एक्टिव आपका सेल था, ऐसे एक्टिव वर्कबुक मतलब जो फाइल एक्टिवेटेड है, यहाँ इसको एक्टिव वर्कबुक करेंगे। सामने फाइल है, दैट इज द एक्टिव वर्कबुक। तो जब भी हम नई फाइल खोलते हैं तो हमेशा एक्टिव होता है। मतलब कि अगर मुझे फाइल खोल के और उसको ऐड करना है, सेव करना है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को कोड को लिख सकते हैं कि फाइल ऐड हुआ और फाइल सेव एज हुआ। इसके बीच में चाहो तो कुछ और काम भी कर सकते हैं, सीट ऐड करना, डेटा डालना, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ए जो है यहाँ पे डाल सकते थे, लास्ट में डाल दिया, वर्कबुक ऐड हुआ, इतने सारा काम हुआ और लास्ट में हमने अपना नाम डाल दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि नाम हमको पहले से पता होता है और उसी एग्जैक्ट, जैसे भैया ना ऐड न्यू शीट एज ए डेटा, तो ऐसे केसेस में हम वर्कबुक डॉट ऐड में ही अपना सेव एज लगा देते हैं।
ठीक है, ये फाइल ऐड भी होगी और वो सेव एज भी हो जाएगी। 123.xls। अब बताइए यहां आपने ये तो समझ में आ गया कि एक नई फाइल हम ऐड कैसे करेंगे और उस नई फाइल को हम सेव कैसे करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन? हेलो, नो सर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ कमेंट आपको, मान लीजिए कोड भेजना है, कुछ कमेंट देना है, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोड लगाऊंगा और अपने कमेंट लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि ऐड न्यू फाइल, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऐड सेव एज एक्टिव फाइल। इस तरह से हम कमेंट दे सकते हैं। देखिए जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा वरना टाइम लॉस हो जाएगा बहुत। तो हमने वर्कबुक ऐड किया, वर्कबुक को सेव किया एंड वर्कबुक को ए किया। अब मुझे सिर्फ वर्कबुक को सेव करना है, मुझे सेव एज करके नई फाइल नहीं बनानी है। तो अगर उस वर्कबुक का नाम मुझे पता है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, डेटा वेटा जो भी हो, आप इस तरह से लिखेंगे वर्कबुक, बुक का डिटेल एंड यहाँ पे सेव। लेकिन अगर वो फाइल एक्टिव है तो यहाँ लिखेंगे एक्टिव वर्क। फाइल का नाम नहीं पता, तो इतना पता है कि वो सामने खुली हुई है, तो अब क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे सेव। तो यहां पे आपको एक कंफ्यूजन दूर हुआ कि हम वर्कबुक के साथ नाम कब यूज करेंगे और एक्टिव वर्कबुक कब यूज करेंगे। डॉट सेव ओपन अलग चीज है, वो अलग होगा। इन दोनों में से हम चूज करने में कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें वर्कबुक विद फाइल नेम चूज करना है या एक्टिव वर्कबुक चूज करना है। एक्शन तो बदलते रहेंगे, इसमें कंफ्यूजन? पुनिया जी, राहुल जी, चंदन जी, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो हमने फाइल को नॉर्मल सेव करना सीख लिया और हर बार हम नई फाइल तो नहीं बनाएंगे, हमें पुराने फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो पुराने फाइल को ओपन करने के लिए हम लिखेंगे workbooks.open। यहां ध्यान रखिएगा, अगर मुझे नई फाइल ऐड करनी है फिर भी वर्कबुक लेंगे और पुराना फाइल ओपन करना है फिर भी वर्कबुक लेंगे, ठीक है। और फिर जिस लोकेशन से फाइल चाहिए उस लोकेशन का प्रॉपर पाथ दे दीजिए विद एक्सटेंशन, वो फाइल आपका ओपन हो जाएगा। तो फाइल एक्टिवेट किस केस में होती है? 3 केस में। पहला, जब आप फाइल ऐड करते हैं या ओपन करते हैं या आप उसको एक्टिवेट करते हैं, तीनों केस में आपका फाइल एक्टिव होता है। अब मान लीजिए इस फाइल 1, 2, 3 पे कुछ भी करना है तो हम यहाँ एक्टिव वर्कबुक लेके कर सकते हैं, क्योंकि वो अब बार फाइल नाम की देने की जरूरत नहीं है, मुझे मैं ए देने की जरूरत नहीं है। तो वर्कबुक को हमने यहाँ ओपन कर लिया। अब जब वर्कबुक ओपन होगा तो क्लोज भी तो होगा, तो यहां लिखेंगे हम वर्क बुक्स और किस फाइल को क्लोज करना है उसका एक्सटेंशन और फिर डॉट क्लोज। अब यहां पे अगर मान लीजिए कि आपने सेव का कोड दिया तो ठीक है, अदरवाइज आप यहां पे ट्रू कर दीजिएगा तो फाइल को सेव करते हुए क्लोज करेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि फाइल का नाम क्या है, बस पता है कि फाइल मेरा एक्टिव है, तो इस चीज को आप एक्टिव वर्कबुक से भी कर सकते हो। एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू। जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें आते हैं, इस प्रोजेक्ट में मेरा यहाँ पे फाइल सेव डेटा फाइल ऐड हुआ, हमने अपना काम कर लिया, काम करने के बाद हमने फाइल को क्रिएट कर लिया, मतलब कि सेव कर लिया। अब इसको मुझे क्लोज करना है, तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज और इक्वल टू ट्रू कर दूं ताकि सेव होते हुए बंद हो। तो क्या होगा, ये आपका फाइल खुलेगा, काम नई फाइल खुलेगी, अपना काम करेगा, फाइल को सेव एज करेगा, फाइल को क्लोज कर देगा। तो बैकएंड में सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है।
तो ये हमारा फाइल क्लोज करने का है। तो हमने फाइल को ओपन करना एंड क्लोज करना सीख लिया। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए हम फाइल के अंदर प्रोटेक्ट पासवर्ड लगाना सीखते हैं। तो अगर फाइल, मान लीजिए कि मेरा फाइल सेव एज हो रहा है, तो हम सेव एज में ही स्पेस मारेंगे। जैसे फॉर्मूला आप लगाते हैं ना, जैसे हमने VLOOKUP आपने लगाया तो नीचे बहुत सारे इनपुट्स होते हैं ना, उसी तरह से जब आप स्पेस दीजिएगा इतने सारे इनपुट्स है। तो workbook.add.saveas और यहाँ पे क्या था, फाइल नेम, जो कि मैंने दे दिया। अब मुझे पासवर्ड डालना है, लेकिन फाइल फॉर्मेट नहीं डालना क्योंकि हम एक्सटेंशन दे दिया तो फॉर्मेट ले लिया इसने। तो यहाँ पे कॉमा करके हम पासवर्ड पे आ गए। कहाँ गए? पासवर्ड पे। अब यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए, पासवर्ड रीराइट पासवर्ड दे दीजिए, री ओनली ट्रू कर दीजिए। तो इस तरह से आप इनपुट्स दे सकते हैं। तो फाइल ओपन करते समय आप अपना पासवर्ड में लॉक कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे मेरा रनिंग फाइल को करना है, उसको सेव एज नहीं करना है, तो ऐसे केस में कुछ लोग क्या करते हैं कि workbook.protect करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। ये तो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोटेक्ट आपने लगाया, ये फाइल की ओपनिंग पासवर्ड नहीं लगी। ये क्या लगा? तो होम के अंदर जैसे यहाँ रिव्यू टाइप के अंदर ये आपका आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसको टिकर किया, मतलब स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मुझे पासवर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड, और पासवर्ड के साथ हम यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे पासवर्ड। ये क्या करेगा? फाइल के अंदर जाएगा, इन्फो में आएगा, प्रोटेक्ट विथ वर्कबुक और इनक्रिप्ट पासवर्ड में ये आपकी फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डाल देगा। अब आप लोगों का कन्फ्यूजन ये होगा कि इससे पहले हमने कहीं भी इक्वल का जिक्र नहीं किया, बट यहाँ इक्वल क्यों लगाया? हमने इससे पहले यहाँ भी कई जगहों पे इक्वल लगाया, कई जगहों पे नहीं लगाया। तो इक्वल कब लगेगा, कब नहीं लगेगा? देखिए, ये आपका वर्कबुक हो गया या ये वर्कबुक हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये जो डॉट क्लोज होता है इसको बोलते हैं मेंबर। क्या बोलते हैं? मेंबर। मेंबर दो तरह का होता है, मेथड एंड प्रॉपर्टी। मेथड एंड प्रॉपर्टी। जो मेथड होता है उस पे उसकी डिटेल देने के लिए हमें स्पेस देते हैं, और जो प्रॉपर्टी होता है उसकी स्पेस देने की, उसके डिटेल देने के लिए हम इक्वल का यूज करते हैं। अब कैसे डिसाइड होगा? तो डिसाइड दो तरीके से होगा। जैसे आप स्पेस मारेंगे, नीचे एक्सप्रेशन आ गया, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी नहीं है, मेथड है, इस पर स्पेस चलेगा। और स्पेस मारते नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक प्रॉपर्टी है, मुझे यहाँ इक्वल देना होगा। एक तो ये तरीका है पता करने का। दूसरा तरीका ये है कि जब भी कुछ लिखिएगा तो ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है वो आपका मेथड है, उस पर स्पेस लगेगा। और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पासवर्ड लगा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं ये हैंड का निशान जो प्रॉपर्टी का सिंबल है, इसका मतलब प्रॉपर्टी है, इसमें इक्वल लेना है। समझ में आया? तो इक्वल कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? राहुल जी, पुनिया जी, चंदन जी, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो हमने क्या किया? फाइल को ऐड करना सीखा, हमने फाइल को सेव एज करना सीखा, हमने फाइल को ओपन करना सीखा एंड फाइल को क्लोज करना सीखा, फाइल के स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना सीखा, हम फाइल के अंदर पासवर्ड डालना सीखे, ओपनिंग पासवर्ड डालना सीखे। यहां तक समझ में आ गया? इतना काम आएगा तो उसकी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं आप। अब बात करते हैं, प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नया माइक्रो, एक डमी माइक्रो बनाता हूँ RR करके _2, और मैं यहाँ पे लिख दिया कि MSG बॉक्स, और हमने बोला कि एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड, पासवर्ड नहीं देगा, डॉट क्या बोलते हैं इसको, नेम। तो जैसे रन होगा ये आप
आपको क्या दे देगा, बुक 1। तो ये जो होता है क्या होता है, आपका नेम हो गया, यहाँ पे डॉट पाथ लगा दीजिएगा, ये आपको पाथ देगा। पाथ दे देगा, फुल नेम कीजिएगा तो ये तुम्हारा फुल नेम दे देगा। ठीक है, रन होते ही तो ये सब चीजें मिलेंगी आपको। अब क्वेश्चन आता है सर आपने तो कुछ बता दिया, सर एक चीज पूछना था। पूछिए। अब पूछना था कि सर जैसे हम जो है कहीं वैल्यू पास करा रहे हैं वो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में दे रहे हैं, कहीं वैल्यू पास करा रहे हैं वो विदाउट इन्वर्टेड कामा में दे रहे हैं, तो ये कैसे होगा, ये दो वैल्यू अलग अलग जब आप इस फॉर्मूला में क्या करते हैं, जब दो वैल्यू मुझे ठीक है बताता हूँ मैं, आप बात समझिए। जैसे मैंने लिखा इज ग्रेटर देन 50 तो ओके, अदरवाइज 100। अब यहाँ पे हमने इन्वर्ट कमा लिया, कहीं पे नहीं लिया, क्यों? नंदन जी बताइए, यहाँ पे हमने ओके को इन्वर्ट कमा में रखा, 50 और 100 क्यों नहीं रखा इन्वर्ट कमा में? क्योंकि एक नंबर है टेक्स्ट फॉर्मेट। जी ये तो यहाँ पे तो सेम ही हो रहा है ना, ये टेक्स्ट है, ये नंबर है। समझ में आया? मतलब जो टेक्स्ट होगा उसको हम नहीं लेंगे, जो नंबर्स में रहेंगे उसको ले लेंगे। इन्वर्टर कमा के अंदर में सिर्फ टेक्स्ट है, जैसे मुझे पासवर्ड डालना है तो मुझे @123 डालना है, तो इस तरह से मान लीजिए ABC@123 डलेगा। अब 123 है तो कोई बात नहीं, अगर आपने 123 कर दिया तो अब टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया। कल के डेट में ये टेक्स्ट आपको पासवर्ड भी टेक्स्ट फॉर्मेट में ही डालना पड़ेगा। समझ में आया सर? क्लियर है? यस सर। सर पासवर्ड टेक्स्ट फॉर्म में कैसे डालते हैं? पासवर्ड तो लेटर करना होता है। जरूरी थोड़ा है, दोनों होते हैं, लेटर होता है, जरूरी पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, पासवर्ड नंबर भी हो सकता है, लेटर तो की बात करूं, आप यहाँ डिसाइड कर रहे हो ना पासवर्ड क्या होना चाहिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर रखो, टेक्स्ट रखो, नंबर टेक्स्ट दोनों रखो। समझ में आया? समझे कि नहीं? जैसे मुझे शीट का प्रोटेक्ट करना है तो राइट क्लिक करके हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, हमने यहाँ पे 1-2 कर दिया, यहाँ पे 1-2 कर दिया, तो कल के डेट में कोई भी डालेगा तो 1-2 डालेगा ना सर, अनप्रोटेक्ट करेगा तो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर, साहब ने यहाँ पे डबल कोमा में लिख दिया। हाँ, लेकिन अगर इसी चीज को VBA के जरिए सेट करना होगा तो VBA क्या कहता है कि अगर नंबर है तो मैं समझ जाऊंगा, अगर नंबर के अलावा कुछ भी आपने लिखा तो उसको मैं कोड समझूंगा। क्या समझूंगा? कोड समझूंगा। कोड मैं ना समझू, इनपुट समझू, कब? जब आप इन्वर्टर कॉमा में डालें तब। समझ में आया? तो अगर मैंने इन्वर्टर कॉमा हटा दिया तो इस ई नाम का कोड देखेगा कि भाई VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस ई कोड क्या है, शब्द क्या है। समझ में आया? बहुत ही गधा प्रसाद टाइप का आदमी है आपका VBA प्रोग्रामिंग, इससे हर चीज समझ उसके हिसाब से देना पड़ता है। क्लियर है? मैं आप लोगों को नहीं बोला हूं, मैं VBA प्रोग्रामिंग को बोला, एक्सेल को बोला हूं कि गधा प्रसाद है, इसको हर चीज समझाना पड़ेगा, अपने आप पर मत लीजिएगा। मतलब हर एक चीज डिफाइन करना पड़ेगा, किसी चीज छोड़ के नहीं बोला ऐसा समझ लेगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इसके पास कॉमन सेंस नहीं है। जो आप लिखेंगे वही समझेगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आपने सेव बता दिया, सेव एज बता दिया, आपने ऐड बता दिया, ओपन बता दिया, क्लोज बता दिया, प्रोटेक्ट बता दिया, पासवर्ड बता दिया, तो जनरली हम एक्सेल फाइल पे ही तो करते हैं। हम एक फाइल ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। हाँ, एक फाइल से दूसरे फाइल जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 फाइल खुला तो ऑल टाइप करते हैं ना हम लोग, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में लिखेंगे वर्क बुक्स और यहाँ पे उसका नाम कि बुक 1, अब इसमें एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, डॉट एक्टिवेट। तो ये एक फाइल से दूसरे फाइल पे गया। जैसे कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया कि आपने एक फाइल ओपन की, एक डेटा फाइल ओपन किया, उसके डेटा को कॉपी किया और फिर दूसरे शीट पे जाके उसको पेस्ट कर दिया, तो दूसरे फाइल पे जाके पेस्ट कर दिया, तो दूसरे फाइल पे जाना तो पड़ेगा।
तो दूसरे फाइल को पे जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? राहुल जी समझ में आया? सर अगर आपने यहाँ पे एक्टिवेट था, अगर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं, सिलेक्ट काम नहीं तो करेगा। कहीं फाइल एक्टिवेट होता है, फाइल सिलेक्ट नहीं होता है। सिलेक्ट सीड कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, एक्टिवेट नहीं कर सकते। जैसे हवा बहता नहीं है, बहती है, वही वाला बात है यहाँ पे सर, ये भी ध्यान रखना होगा। सर हम इसमें सिलेक्शन टाइप भी कोड के थ्रू चेंज कर सकते हैं क्या? क्या सर? सिलेक्शन टाइप, जैसे हम फाइल को सेव करते हैं तो वहां पे सिलेक्ट करते हैं कि वो मैक्रो इनेबल होना चाहिए या नॉर्मल एक्सएलएस होना चाहिए। एक्सटेंशन तो हम यहाँ पे जैसे हम सेव करें तो डायरेक्ट यहीं पे .xlsm डाल दे तो वो मैक्रो इनेबल हो जाएगा अपने आप। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अगर एक्सएलएस के अलावा कोई डालते हैं तो फिर आपको फाइल टाइप देना पड़ेगा। अगर कन्फ्यूजन है तो आप फाइल एक काम करना, रिकॉर्डिंग करना, बताता हूँ। रिकॉर्ड करके हम फाइल को करते हैं सेव एज ब्राउज, और हम ई ड्राइव में ही लेते हैं लोकेशन। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या कोड बनेगा ई ड्राइव के अंदर, और यहाँ पे हम नाम का माइक्रो इनेबल पे सेव करते हैं। अब इसको स्टॉप करते हैं, देखिए यहाँ पे। तो जब भी आप किसी और फॉर्मेट में सेव करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज फाइल नेम, और फिर यहाँ आपको देना पड़ेगा फाइल फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट है आपका एक्सेल ओपन एक्सएमएल वर्कबुक माइक्रो इनेबल लिखना पड़ेगा सर, समझे? जी ये आपको करना पड़ेगा, फाइल फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो अगर आप XLSM करना चाहते हैं, यहाँ पे XLSM करना चाहते हैं तो पहले तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन देना पड़ेगा XLSM, और फिर यहाँ पे आपको कॉमा देना पड़ेगा, फाइल फॉर्मेट, इस पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब बोले ये फाइल फॉर्मेट मिलेगा कैसे? तो इसके लिए आपको एक्सेल इसका VBA का हेल्प देखना पड़ेगा। ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, इस पे जाइए, ये आपका इंटरनेट खुलेगा और ये आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे सर्च कर लीजिए, सर्च कहीं पे होगा, हाँ सर्च, ये रहा, ठीक है सर? जितने फाइल टाइप है उस सब के यही आपका कोड मिल गया। भेज दूं ये? यस ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। उसके अलावा अब जैसे मैं यहाँ बोल रहा था आपको, पता नहीं, ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे इसके डॉट के बाद और भी चीज़ें हैं, वो कैसे पता चलेगा? तो सब तो मैंने बताया नहीं, तो वही आपको एक्सेल हेल्प खोलना पड़ेगा। एक्सेल हेल्प खोले, एक्सेल हेल्प को जो ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा एक्सेल VBA रेफरेंस। क्या आएगा? एक्सेल VBA रेफरेंस। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस, तो आपको जाना है ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस पे। उसके बाद इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे आ गए। तो इसको आपको कौन सा खोलना चाहिए? मुझे वर्कबुक का चाहिए, तो इसको नीचे ड्रैग करके आइए, यहाँ आपको वर्कशीट वर्कबुक दो है, वर्कबुक्स है और वर्कबुक है। वर्कबुक्स का किसके लिए, हालांकि लिखता वर्कबुक्स ही है, लेकिन वर्कबुक यहाँ पे वर्कबुक्स को अलग कर दिया है, मतलब जिसमें किसी पर्टिकुलर फाइल का बात ना हो, जैसे कि सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, दिख रहा है ना, ऐड करना, चेकआउट, क्लोज, ओपन वगैरह। और जब वर्कबुक पे जाएंगे तो एक पर्टिकुलर फाइल के ऊपर होने वाले सारे इवेंट्स आपको पता चलेगा। ये रहा वर्कबुक मेंबर है, ये देखिए, दिखा? ये आपका इवेंट्स, मेथड एंड प्रॉपर्टीज, इतने सारे सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे एक ही दिन से सिखाऊंगा, दिक्कत होगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा। दूसरी बात, अगर आपको देखना, मैं हालांकि मैं भेज दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप उसी को छेड़िएगा जिसको आप नॉर्मल एक्सेल में कर सकते हैं, समझे?
जैसे क्लोज आप कर सकते हैं, पता है आपको क्लोज क्या होता है। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, ये आपका पिवट कैच जानते हैं, प्रिंट आउट को जानते हैं, प्रिंट व्यू जानते हैं, प्रोटेक्ट जानते हैं, समझे, सेव सेवेज जानते हैं, तो सेंड मेल जानते हैं। जो आप जानते हैं उसी को क्लिक कीजिएगा। जब क्लिक कीजिएगा ना तो इसका पूरा का पूरा जो पैरामीटर्स है उसके डिटेल्स और आपको एग्जाम्पल के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आपका ये यूजर मैनुअल है। जैसे प्रिंट आउट, ये देखिए प्रिंट आउट आ गया, क्लोज, क्लोज आ गया, ठीक है। सेव एज करना है आपको, यहाँ पे सेव एज होगा, हाँ सेव एज। सेव एज में देखिए जितने पैरामीटर, फाइल नेम ये ऑप्शनल है, रिक्वायर है, क्या एंट्री होगा, फाइल, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी फाइल फॉर्मेट का लिस्ट पे चले जाएंगे आप, क्या एक्सटेंशन होता है। उसके अलावा फिर ये नीचे इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। तो हालांकि इसको आप टाइम मिले तो देखिए, दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बेसिक से चलेंगे तो सही रहेगा ना सर। तो बेसिक के अकॉर्डिंग तो हम एक्सेल में इतना ही काम करते हैं ना, किसी फाइल को ओपन करते हैं, किसी फाइल को क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, राइट, इतना ही करते हैं ना, क्या चंदन जी। अब अगला जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है हमारा सीट्स। तो इसको आज पढ़िएगा या अगला वीकेंड में पढ़िएगा, बताइए। आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। प्रोग्रामिंग है तो शुरुआत में था स्लो लेके चलता हूं। अगर आप बोलेंगे नहीं सर पढ़ाइए सीट्स, मैं सीट्स से दोनों पढ़ा दूंगा, बट थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। अगर आप कहें तो बोलिए, आपके ऊपर है। शीट्स में तो इवेंट्स भी पढ़ाएंगे कि ओनली शीट्स? इवेंट्स मैन को अलग पढ़ाया जाएगा, फिलहाल इवेंट्स नहीं। इसमें सिर्फ शीट्स ऐड करना, रिनेम करना, रिमूव करना, वही होगा। जैसे वर्कबुक पे किया ना हमने, ऐसे शीट्स पे सेम उसी तरह से रेंज पे। एक काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर, एक लाइव प्रोजेक्ट कर लेते हैं, चलिए। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। अब एसक्यूएल सर्वर के अंदर मैं डेटा एक्सपोर्ट करता हूँ। तो एसक्यूएल सर्वर डेटा एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एक्सेल फाइल की तरह डाउनलोड करके नहीं देता है, हमें उसको बताना पड़ता है कि भाई इस फाइल के अंदर जाके डेटा डालो। तो मुझे डेली क्या करना होता है कि डेली मुझे अपने ई ड्राइव में जाने होते हैं। ई ड्राइव के अंदर मेरे पास एक यहाँ पे बैच नाम का फाइल है, उस पर जाना पड़ता है और राइट क्लिक करके ईयर कौन सा चल रहा है, यहाँ पे एक मान लीजिए हम यहाँ पे डेटा नाम का फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं। माने इस डेटा नाम के फोल्डर में जाके चेक करना होता है कि साल कौन सा चल रहा है। तो साल चल रहा है 2025। तो राइट क्लिक किया, न्यू किया और यहाँ पे 2025 डाल दिया, ठीक है। अब मुझे 2025 के अंदर मंथ कौन सा चल रहा है, तो 4 चल रहा है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 4 मंथ या अप्रैल मंथ का फोल्डर बनाना होता है। अब इसके अंदर जाके आज डेट कौन सी है, तो डेट है 13, तो यहाँ पे फोल्डर के अंदर में 13 नाम का फोल्डर बनाना होता है। और फिर इसके अंदर जाके हमें एक फाइल बनानी होती है जिसका नाम देते हैं 13 अप्रैल 2025। अब इसमें जाके मेरा डेटा डालेगा, एसक्यूएल क्वेरीज है इसमें डालेगा। अब ये प्रॉब्लम है कि मुझे हर दिन बनाना पड़ता है, एवरी डे। मैं इसका ऑटोमेशन चाहता हूं कि अपने आप बने, राइट। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या है। चलिए अब इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो यहां पे आते हैं, अब हम प्रोजेक्ट
तीसरा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहां लिखेंगे सब्जेक्ट प्रो अंडरस्कोर 2 ब्रैकेट 2 नहीं 3 है ना, हाँ 3 ब्रैकेट। सबसे पहले मुझे पता करना है कि मेरे पास सिस्टम के अंदर डेट कैसे पता करेंगे। तो एक्सेल में फॉर्मूला होता है टुडे का, और अगर हम ईयर चाहिए तो ईयर का फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें से ईयर अलग करते हैं, 2025 अलग करते हैं। सेम उसी तरह से हम लिखेंगे y इक्वल टू ईयर। एक्सेल का ईयर का फॉर्मूला वीवीए में डायरेक्ट सपोर्ट ले लेता है। हमने ब्रैकेट ओपन किया, नीचे एक्सप्रेशन आ गया, इसका मतलब है डायरेक्ट सपोर्ट ले रहा है। अब मुझे टुडे नहीं, यहाँ पे डेट लगता है। यहाँ पे डेट मतलब सिस्टम डेट। अगर मैं यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर y लिखूं तो आप देखेंगे 2025 जो है यहाँ आपको शो कर देगा। देखिए आ गया 2025। अब यहां पे लिखते हैं m इक्वल टू मंथ, और मंथ में हम सेम डेट डालते हैं, और d इक्वल टू डे, और डे के अंदर हम वापस मंथ डालते हैं। सर डेट डालते, सर डेट हो डेट। ए फॉर्मूला क्या कर रहा है, ए फॉर्मूला ए तीनों क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे m दे के चलाऊं तो आपका मंथ जो 4 है और 4 वापस कर देगा, और अगर डी करूं तो डी। तो हर दिन डायनेमिकली मुझे सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग ये डेट मंथ ईयर देता रहेगा। अब मुझे फाइल नेम भी बनाना है, तो FN लिया और इक्वल टू, जैसे एक्सेल में होता है टेक्स्ट फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे हम एक्सेल में लगाते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे ले देते हैं DDD डैश MMM डैश YYY, देते हैं ना सर, तो आ जाता है ना डेट। क्योंकि एक्सेल में आप क्या डिफॉल्ट दे देंगे ना, तो इस तरह से /04/2024 इस तरह से दिखेगा, जो कि स्लैश वगैरह नहीं लेता है आपके फाइल नेम में। इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट लगाऊंगा, तो एक्सेल का टेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ फॉर्मेट बन जाता है। तो फॉर्मेट हमने सिस्टम डेट दिया और यहाँ पे कस्टम कोड दे दिया कि MMM एंड YY। तो अब मेरा डेट आ गया, तो यहाँ पे हमने FN करके एक बार चेक कर लीजिए कि ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल ये दे रहा है। अब बारी आती है फोल्डर बनाने की। तो जैसे फाइल बनाने के लिए हम workbook.add लिखते हैं, ऐसे फोल्डर बनाने का कोड होता है MKDIR, मेक डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी कहाँ करेगा, तो ये हमारा फोल्डर है, डेटा इसके अंदर करना है, ठीक है। और ये रहा, ये पेस्ट कर दिया, और इसको नोडल कमांड डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिखा स्लैश, और स्लैश में हमने यहाँ पे मुझे 2025 लिखना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2025 में मैनुअल नहीं, इस वाइज लेना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे कॉन्केट कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉन्केट वाई। अब एक कोड काफी बड़ा है, तो क्यों ना यहाँ पे F, इसको हम F के अंदर डाल दें। किसके अंदर डाल दें, F के अंदर। तो कट F अंदर से यहाँ पे F इक्वल टू हमने A डाल दिया, ठीक है। तो F के साथ Y ऐड होगा और एक फोल्डर बना देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेक डायरेक्टरी एक बार में एक ही फोल्डर बनाता है, तो मुझे यहाँ नीचे एक और कोड देने पड़ेंगे, और इसके अंदर मुझे एक बार और स्लैश लगाना पड़ेगा, और फिर एंड यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा M। तो ये क्या करेगा, ये क्या बात बनेगा कि ये आपका ये पूरा बैच लेगा, ये लेगा पूरा का पूरा, मैं बताता हूँ क्या बनेगा, और इसके अंदर स्लैश 2025 जो कि Y देगा, फिर स्लैश 0 यहाँ पे 4 जो है वो आपका M देगा, ये पाथ बनेगा, समझे। और फिर इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट, फिर %, यहाँ पे Y %,
हमने कर दिया डी। ठीक है, तो हमने एक बार में ईयर का फोल्डर बनाया, दूसरे बार में उस ईयर के अंदर मंथ का फोल्डर बनाया, तीसरी बार में हम उस ईयर के अंदर मंथ के अंदर डे का फाइल बनाया, डे का फोल्डर बनाया। अब आता है फाइल बनाने का। तो फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए पाथ चाहिए। तो यहाँ पे हम फाइल पाथ एफबी बनाते हैं, फाइल पाथ इक्वल टू ये हमने दे दिया, और इसके साथ n% लगाया, फिर n% हमने दे दिया किसका, fn जो फाइल का नाम है, और उसके बाद फिर एक्सटेंशन भी तो चाहिए, तो यहाँ पे लगा दिया .xlsx। अब यहाँ पे लिखूंगा कि वर्क बुक्स .add.save as, यहाँ पे fv फाइल पाथ, और फिर एक्टिव वर्क बुक .close ट्रू, और फिर मैसेज msg बॉक्स, यहाँ देंगे फाइल एंड फोल्डर क्रिएटेड। अब इसको मुझे टेस्ट करना है, तो पहले से फोल्डर बना है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर इसको रन करते हैं, एक एक करके रन करते हैं स्टेप इनफो से। तो यहाँ पे हमने एफेक्ट किया, एफेक्ट ईयर, देखिए ईयर 2025 आ गया, मंथ 4 आ गया, डी अब यहाँ पे 13 आ गया, एफ रिंग ऊपर देखिए नेम आ गया, और एफ पूरा बन गया। अब देखिए फोल्डर आपका वाई बन गया। आप देखेंगे यहाँ पे 2025 नाम का फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे इसको रन किया तो आप देखेंगे 2025 के अंदर 4 नाम का फोल्डर बन गया। फिर इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 4 के अंदर 2013 का फोल्डर बन गया। अब हम यहाँ पे एक पाथ पूरा कंप्लीट पाथ आ गया यहाँ पे इसको दे दिए, और एक देखिए यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया। फाइल को यहाँ पे हमने सेव क्लोज किया और यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे इसके अंदर 13 के अंदर फाइल बन गया। ओके, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक ही बार रन होगा, दूसरी बार जैसे इसको रन करूंगा एक एरर देगा। क्या एरर देगा? फाइल पाथ एक्सेस एरर, क्योंकि एक नाम के 2 फोल्डर तो नहीं बन सकते। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि साल में एक ही बार फोल्डर बनेगा साल का, महीने में एक बार बनेगा मंथ का, डे का डेली बनेगा, समझे? तो डे यहाँ डिलीट कर देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन ना दे के सिंपल सा एक स्टेप देता हूँ कि एंड ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। मतलब हमने बोला कि जिस लाइन में एरर है, इस लाइन में एरर है ना, उसको स्किप को चला ही मत, मतलब वो फोल्डर बना ही नहीं। मुझे पता है कि मेरे फोल्डर वाले लाइन में ही एरर आएगा, तो हमने उस लाइन के स्किप कर दिया। भाई जिस लाइन में एरर है उसको स्किप करके तुम अगला लाइन चलाओ। तो अब मैं इसको रन करूंगा, तो मैक्रो बिल्कुल सक्सेसफुल रन हो जाएगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे 13 का फोल्डर बन गया और इसके अंदर फाइल भी बन गया। बट अब मुझे क्या है कि इसको क्या करना होता है, रन करना होता है। मतलब पहले मुझे क्या, एसक्यूएल क्वेरी चलाने से पहले इस फाइल, जो हमारा ये फाइल है mm नाम का, इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा, और फिर जाके मैक्रो में जाके इसको यहाँ पे रन करना पड़ेगा। मैक्रो में जाके जो हमारा ये प्रोजेक्ट नंबर 3 है, इसको रन करना पड़ेगा। बड़ा मेहनत वाला काम है सर। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंपलाइज करते हैं। तो हम इसका जो दिस वर्कबुक है, इस पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्कबुक और यहाँ ओपन देंगे, और इसमें हम अपना pro_3 डाल देंगे। अब क्या होगा कि जैसे मेरा फाइल ओपन होगा, ऐसे ही हमारा इसमें हाँ ये pro3 जो है ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। मैं एक बार इसको ट्राई करके दिखाता हूँ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। अब एक्सेल फाइल में mm फाइल को हम ओपन करते हैं। आ गया सर, ऑटोमेटिक रन हो गया, और आप देखेंगे कि यहाँ 13 फोल्डर बन गया, इसके अंदर फाइल बन गई। लेकिन सर
अभी भी बहुत काम है सर, फाइल ओपन करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है। मैं चाहता हूँ मेरा फाइल ओपन ही ना, मैं फाइल ओपन करने की ज़रूरत ही ना, ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। तो उसका भी जुगाड़ है, लेकिन उसका जुगाड़ VVM में नहीं है, ये आपके सिस्टम में है। एक सिस्टम के अंदर होता है टास्क शेड्यूलर। टास्क मैनेजर हो गया क्या, शेड्यूलर होता है फिर। टास्क शेड्यूल दिखा है ना आपको यहाँ पे, इस टास्क शेड्यूल को ओपन करें, उसके अंदर यहाँ पे क्रिएट टास्क पे क्लिक करें, यहाँ पे टास्क दे, जैसे हमने डाल दिया FLD नाम से बना दिया, ठीक है। देन यहाँ पे ट्रिगर पे आते हैं, तो न्यू पे क्लिक किए। तो कब करना है, तो मैं बोला वन टाइम, मैं अभी 7:21 है ना, मैं 7:21 के जगह पे 22, इसको 22 कर देता हूँ, और इसका 10, 22 तो हो गया, 23 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अनेबल होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रिगर सेट हो गया। एक्शन करना क्या है, तो न्यू में गया, स्टार्ट प्रोग्राम, ब्राउज किया, ई ड्राइव में गया, और ई ड्राइव में जाने के बाद जो MM नाम का फाइल है वो सेलेक्ट कर लिया, एंड ओके। और बाकी कंडीशन लगा सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अब ओके कर दिया। अब देखिए जैसे ही 7:23 होगा, ऑटोमेटिकली मेरा एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा, और जैसे एक्सेल फाइल ओपन होगा ऑटोमेटिकली मेरा फाइल एंड फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज ए ऑटोमेशन, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका सिस्टम से ओपन होना चाहिए। जैसे सिस्टम ओपन होगा अपना काम कर लेगा। देखिए हो गया सर, हो गया ना। अब आप चाहते हैं कि फाइल ओपन रह गया, इसको क्लोज करना है, तो आप सबसे लास्ट में मैसेज के बाद यहां पे क्लोज का भी ऑप्शन दे दो कि भाई एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, बट मैंने नहीं डाला ताकि आपको दिखा सकूं। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को बताइए। चंदन जी, तो यहाँ पे तो सिंपल सा फाइल एंड फोल्डर बनाने का काम था, बट आपके बड़े बड़े रिपोर्ट्स जो हैं, आपके जो डेली बेसिस में रूटीन वर्क जो है, वो सब कुछ इसी तरह से आप ऑटोमेट कर सकते हो, आपको करने की जरूरत ही ना हो। सर जो फाइल बनेगा, अगर नेक्स्ट डे ये कोड चलता है और जो फाइल बनेगा, तो क्या वो सेम फाइल को ओवरलैप कर देगा या नहीं, यहाँ पे फोल्डर अगले दिन फोल्डर चेंज करेगा ना सर, फोल्डर भी चेंज करेगा, फाइल का नेम भी चेंज करेगा। ये दिख रहा है, सिस्टम डेट से है ना सर, अगले दिन तो डेट चेंज हो जाएगा ना सर। डेट चेंज होगा 13 का जगह पर 14 तारीख का बनेगा, और 14 तारीख के फोल्डर के अंदर फिर 14 तारीख नाम का फाइल बनेगा। तो ये मंथ वगैरह को तो चेंज नहीं करेगा, जैसे अब मंथ इसलिए तो हमने यहाँ पे एरर लगा दिया है ना, जैसे ही, क्योंकि एक नाम का 2 फोल्डर तो बनेगा नहीं, 2 फोल्डर बनाते ही एरर आएगा, तो उस लाइन को छोड़कर अगला लाइन चल देगा। जैसे साल का दिक्कत हुआ तो यहाँ पे साल हटा दिया। अभी आपके सामने कई बार रन हुआ ना सर, फोल्डर ओवरलैप हुआ नहीं हुआ ना, क्योंकि जैसे ही एक नाम का 2 फोल्डर तो बनेगा ही नहीं, जैसे 2 नाम का फोल्डर, एक नाम का 2 फोल्डर बनने की बात आएगी, एरर आएगा, और जैसे ही एरर आएगा ऑन एरर स्किप, जो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ये अपना काम करेगा, उस लाइन को छोड़ के अगला लाइन को लगा देगा। इसमें एरर है, इसको छोड़ के ये इसको रन करेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, शेड्यूलर हटा देता हूँ, ठीक है, इसको ये कर देता हूँ, तो आपके सिस्टम में डायरेक्ट रन होना शुरू हो जाएगा, और आपके सिस्टम में ये पाथ वगैरह नहीं ना होगा, ये ड्राइव में डेटा वगैरह का, तो आप देख लीजिएगा। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ सेव करके, ठीक है। तो आप माइंड मैकअप कर लीजिए, इसी तरह का ऑटोमेशन होगा जो कि आप अपना रिपोर्ट को ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लंबी है, तो जाने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी मैं कास्ट किया है, तो अभी मैं यूट्यूब का लिंक दे देता हूं, तभी आप यूट्यूब का लिंक देख लीजिए।